Now I am going to discuss Van 't Hoff factor. Van 't Hoff नाम के साइंटिस्ट ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जिससे हमें सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का जो एसोसिएशन डिसोसिएशन की वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो इफेक्ट हो रहा था उसको स्टडी करने के लिए, और इस Van 't Hoff फैक्टर के इंट्रोडक्शन के बाद वो काम हमारे लिए बेहद आसान हो गया। Van 't Hoff फैक्टर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। Van 't Hoff फैक्टर के डेफिनेशन की बात करोगे कि बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरली बोर्ड एग्जाम्स में आता है Van 't Hoff फैक्टर। तो Van 't Hoff फैक्टर का डेफिनेशन है इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन। मीन्स किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के एसोसिएशन डिसोसिएशन के बाद जो मोल होता है और एक्चुअल मोल जो आप लिए रहते हो उसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं Van 't Hoff फैक्टर। Van 't Hoff फैक्टर इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन। मीन्स यहाँ पे देख लो Van 't Hoff फैक्टर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन। अब इस Van 't Hoff फैक्टर को हम लोग और भी दूसरे तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन को मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑब्जर्व्ड मोल, जो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो सॉल्यूशन में, आपने जो भी पुट किया, अगर डिसोसिएशन हुआ तो जो सॉल्यूट का मोल ऑब्जर्व करोगे वो एक्चुअल से ज़्यादा होगा, अगर एसोसिएशन हुआ तो जो सॉल्यूट का एक्चुअल और नॉर्मल मोल है उससे ऑब्जर्व कम होगा। तो आप आई को ऐसे भी लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ऑब्जर्व्ड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नॉर्मल और एक्चुअल। सेकेंडली, यू नो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स। सो अगर सॉल्यूट का मोल अगर चेंज हो जाएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाएगा। तो Van 't Hoff फैक्टर को हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी CP, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल। नॉर्मल में जितना होना चाहिए था जो सॉल्यूट का मोल ऐड किया उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ऑब्जर्व का मीनिंग हुआ कि एसोसिएशन डिसोसिएशन की वजह से जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंजेज आया है उस चेंज के बाद जो ऑब्जर्व कर रहे हो दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड। अब कोलिगेटिव मीन्स Van 't Hoff फैक्टर को हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके साथ साथ सॉल्यूट के मोलेकुलर वेट के टर्म्स में भी कर सकते हैं। और यहाँ पे Van 't Hoff फैक्टर इज इक्वल टू मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट नॉर्मल बाय मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट ऑब्जर्व्ड। यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम लग रहा होगा क्योंकि मैं जब Van 't Hoff फैक्टर को नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट ऑब्जर्व्ड ऊपर है और नंबर ऑफ मोल्स नॉर्मल नीचे है। तो यहाँ पे उल्टा कैसे हो गया? तो चूंकि नंबर ऑफ मोल्स और मोलेकुलरिटी एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप देख लो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलेकुलर वेट। अगर मास को आपने कांस्टेंट कर दिया तो मोलेकुलर वेट नंबर ऑफ मोल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मींस गिवन मास के लिए जिस सब्सटेंस का मोलेकुलर वेट ज्यादा होगा उसका नंबर ऑफ मोल कम होगा, जिसका मोलेकुलर वेट कम होगा उसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा। इसलिए जो रेशियो जो रिलेशन मोल्स में होगा उसका इनवर्स रिलेशन मोलेकुलर वेट में होगा। दैट्स व्हाई Van 't Hoff factor is also represented in terms of molecular weight of solute and it is ratio of molecular weight of solute normal to molecular weight of solute observed. Van 't Hoff factor in different cases. Van 't Hoff factor का केस फर्स्ट मैं ले रहा हूं when neither association nor dissociation takes place। मीन जब सॉल्यूट का एसोसिएशन डिसोसिएशन सॉल्यूशन में अगर नहीं होता है उस समय Van 't Hoff फैक्टर का वैल्यू क्या होगा? अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होगा इसका मीनिंग है जितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट का लिए रहोगे सॉल्यूशन में उतना ही रहेगा। तो उस केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑब्जर्व्ड मींस ऑब्जर्व्ड मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नॉर्मल मोल ऑफ सॉल्यूट दोनों सेम होगा और इन आपका आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट का एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होगा तो Van
वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 1 होगा, आई का वैल्यू 1 होगा। केस सेकेंड, व्हेन डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, व्हेन डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, अगर डिसोसिएशन होगा देन व्हाट विल हैपन, तो क्लियर सी बात है जब भी डिसोसिएशन होगा तो ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑब्जर्व्ड विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट नॉर्मल, ये तो फिक्स है। डिसोसिएशन होगा तो 1 मोल मोर देन 1 मोल में कन्वर्ट होगा, तो उस केस में ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर नॉर्मल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट से ज्यादा होगा, मीन्स जितना सॉल्यूट का मोल लिए हो उससे ज्यादा होगा, तो एन ऑब्जर्व्ड एन नॉर्मल से ग्रेटर हो गया, सो आई विल बी ग्रेटर देन 1। तो आई का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, तो जब भी डिसोसिएशन होगा आई वेंट ऑफ फैक्टर मीन्स आई मोर देन 1 होगा। केस थर्ड, in the case of association means when association takes place, अगर एसोसिएशन होगा तो क्या होगा, एसोसिएशन के केस में डेफिनेटली ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल एक्चुअल से कम होगा, क्योंकि मोर देन 1 सॉल्यूट का मोलिक्यूल आपस में एसोसिएट होकर 1 बनेंगे। देन n ऑब्जर्व्ड विल बी लेस देन n नॉर्मल, thus आई का वैल्यू 1 से कम हो जाएगा, क्योंकि इस बार ऑब्जर्व का वैल्यू नॉर्मल से कम हो गया और लेस देन 1। तो इस तरह से मैं आपको बताया अगर कहीं एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ भी नहीं हो रहा है तो वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 1 होगा, डिसोसिएशन वेंट ऑफ फैक्टर मोर देन 1, एसोसिएशन वेंट ऑफ फैक्टर लेस देन 1। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस type of non-volatile solute according to वेंट ऑफ फैक्टर। इस वेंट ऑफ फैक्टर के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्यूट को यहाँ पे डिवाइड करने जा रहे हैं, सॉल्यूट के टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूट, नॉन डिसोसिएटिव, नॉन एसोसिएटिव, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मीन्स एक ऐसा सॉल्यूट जो नाइदर डिसोसिएट होगा ना एसोसिएट होगा और नॉन वोलेटाइल भी है। नॉन वोलेटाइल के मीनिंग आप समझते हो, यहाँ पे हमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स का ही डिस्कशन करना है, क्योंकि हमारे आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन का सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होता है। इसका I1 है, क्योंकि डिसोसिएशन एसोसिएशन होगा नहीं, तो जितना मोल आप लोगे सॉल्यूशन के अंदर जाकर उतना ही मोल रहेगा, इसलिए I का वैल्यू 1 होगा। इसके एग्जाम्पल शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, फ्रुक्टोज, ETC। इसके अलावा कोई अगर कंपाउंड आपका नॉन वोलेटाइल, नॉन डिसोसिएटिव, नॉन एसोसिएटिव क्वेश्चन में रहेगा तो मेंशन रहेगा कि उसका वेंट ऑफ फैक्टर 1 है। अदरवाइज इस यही तीनों में से कोई ना कोई एग्जाम्स में रहता है, इसको आप देखकर समझ जाओगे कि हमारा जो सॉल्यूट है उसका वेंट ऑफ फैक्टर 1 होगा, क्योंकि वो डिसोसिएटिव एसोसिएटिव नहीं है। अब दूसरा टाइप सॉल्यूट का है वो एसोसिएटिव है। हमारा जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो आपस में एसोसिएट हो सकता है, जब एसोसिएट होगा तो वेंट ऑफ फैक्टर उसका लेस देन 1 होगा। जब हमारा एसोसिएट होगा तो वेंट ऑफ फैक्टर लेस देन 1 होगा, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट होगा उसका वेंट ऑफ फैक्टर मोर देन 1 होगा। एसोसिएटिव सॉल्यूट कौन कौन होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि मैं आपको आगे बताऊंगा जब डिराइव करूंगा एसोसिएटिव नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के वेंट ऑफ फैक्टर निकालने का एक्सप्रेशन, तो आपको बताऊंगा। लेकिन है क्लियर है कि अगर आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एसोसिएटिव है तो I लेस देन 1 होगा, डिसोसिएटिव है तो I मोर देन 1 होगा। डिसोसिएटिव को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, मीन्स हमारा जो डिसोसिएटिव नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट का 2 टाइप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल है सॉल्ट्स लाइक एज फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, ETC। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जिसके एग्जाम्पल है HCl, H2SO4, ETC। स्ट्रॉन्ग बेसिस एग्जाम्पल है NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ETC। मीन्स सॉल्ट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर ट्रीटेड एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आप सबको पता होना चाहिए, और आप जूनियर क्लासेस में पढ़े हो 11th में
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वह होता है जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वह होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियली डिसोसिएट होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियली डिसोसिएट होकर के अपने डिसोसिएटेड पार्ट एंड अनडिसोसिएटेड पार्ट के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम फॉर्म करता है। एग्जांपल्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर वीक एसिड्स एस लाइक एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। दूसरा एग्जांपल है वीक बेसिस। वीक बेसिस आर आल्सो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक बेसिस का एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड एटीसी। तो इस तरह से मैं आपको जो सॉल्यूट का टाइप बताया हूं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का टाइप एंड द कॉन्टेस्ट ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर के रिगार्ड्स में इस तरह से मैं डिवाइड किया हूं जिससे आपको वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना इजी हो जाए। जब आपको पता चल जाए कि सॉल्यूट नॉन डिसोसिएटिव है तो उसका यूज करोगे। जब पता चले कि एसोसिएटिव है तो आई लेस देन 1 होगा, डिसोसिएटिव है तो मोर देन 1 होगा आई का वैल्यू। नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वेंट ऑफ फैक्टर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स। नॉर्मली हम लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा कि मैं एग्जाम्पल में आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्ट्स होता है, हालांकि सॉल्ट्स में ऑल सॉल्ट्स नहीं होता है। कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं जो कंप्लीटली वाटर में डिसोसिएट नहीं होते हैं, पार्शियली होते हैं, बट फिर भी जनरली हम लोग सॉल्ट्स को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मानते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो दीज आर ट्रीटेड एज आयोनिक कंपाउंड्स, मीन्स दे कंप्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इनका कैसे निकालेंगे हम लोग? आयोनिक कंपाउंड्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इनका रिप्रेजेंटेशन ये कंप्लीट डिसोसिएट होते हैं। आयोनिक कंपाउंड और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वेंट ऑफ फैक्टर हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे। उनको देख करके उनका जो मोलेकुलर फॉर्मूला है उनको देख कर डिसाइड कर लेंगे, या फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन को देखकर डिसाइड कर लेंगे क्या होगा। एज फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आयोनिक कंपाउंड अगर ए बी टाइप का है तो आयंस में किस तरह से ब्रेक हो सकता है? ए प्लस बी माइनस। इसको मैं कैसे लिखा? तो आपको पता है कि जब आयोनिक कंपाउंड में जो फर्स्ट रहता है वो कैटायन, सेकंड वाला एनायन, और कैटायन का चार्ज, एनायन का नंबर कैटायन का चार्ज, कैटायन और कैटायन का नंबर एनायन का चार्ज, तो B1 है तो ए पे प्लस और बी पे माइनस। तो नंबर ऑफ आयंस कितना हुआ? नंबर ऑफ आयंस 2, तो वेंट ऑफ फैक्टर भी 2 होगा। इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल जब डिसोसिएट होगा तो 2 मोल्स आयन प्रोड्यूस करेगा। किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल जितना मोल्स आयन प्रोड्यूस करेगा वही उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू होगा। मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। तो क्लियर हो गया। ए बी टाइप का अगर है तो 2 आयंस प्रोड्यूस करेगा, 2 हो गया। अगर आपका A2B टाइप का है तो आपको पता है A2B टाइप का होने का मीनिंग हुआ कि यहाँ पे A का जो नंबर है 2 है, B का नंबर 1 है, तो क्लियर है, डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं कि आयंस का नंबर कितना होगा जी? 3 होगा। इसको लिखेंगे कैसे? तो 2A प्लस B2 माइनस, आयंस का नंबर कितना होगा? 3 होगा। 2A है 1B है तो 3, तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा? 3। अगर A2B3 टाइप का कंपाउंड है तो डायरेक्टली बता सकते हैं वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा जी? 5 होगा, क्योंकि A का नंबर 2 है और B का जो नंबर है वो 3 है, दोनों को मिलाकर 5 हो गया। तो इस तरह से आप किसी आयोनिक कंपाउंड को देख करके उसके वेंट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हो, बशर्ते कि आपको पता हो ए गिवन सॉल्यूट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर सॉल्ट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस तरह से इनको पहचान करके और वो कितना आयंस प्रोड्यूस करेंगे, उसका 1 मोल कितना मोल्स आयन प्रोड्यूस करेगा,
उसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो और फिर वेंटा फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल में दे दूं, अगर आपसे कोई पूछे है कि एन आई ऑफ वेंटा सोडियम क्लोराइड का आई कितना होगा जी, तो क्लियर सी बात है NaCl में Na1Cl1 तो 2 हो जाएगा। ब्रेक कैसे होगा Na+Cl-, तो इसका आई कितना हो गया, आई हो गया 2। कोई पूछे कैल्शियम क्लोराइड का आई कितना होगा, तो डायरेक्ट मैं बता सकता हूं 1 कैल्शियम 2 क्लोरीन दोनों को मिलाकर 3 होगा, आई 3 होगा। बट इसको ऐसे राइट करोगे आई विल बी 3। तो इस तरह से आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वेंटा फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ वेंटा फैक्टर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के वेंटा फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के वेंटा फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का। यू नो एसिटिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैं इस एसिटिक एसिड का वेंटा फैक्टर कैलकुलेट करूंगा और उस एसिटिक एसिड के वेंटा फैक्टर जब कैलकुलेट करूंगा तो उसी फॉर्मूला को मैं जनरलाइज कर दूंगा दुनिया के रेस्ट जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है सबके लिए। तो आप जस्ट देखिए, एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका इनिशियल कंसंट्रेशन C है। एट T = 0 पे C कंसंट्रेशन है, यह इनिशियल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज C। जिस समय आप हेजल में एसिटिक एसिड को लोगे उस समय उसका कंसंट्रेशन C रहेगा और एसिटेट आयन और H+ का 0,0। आप सबको ये बात पहले से पता भी है और पता होना भी चाहिए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट अपने एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होता है और अपने डिसोसिएटेड फॉर्म एंड अनडिसोसिएटेड फॉर्म के बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम फॉर्म करता है। इसी इक्विलिब्रियम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एट T = 0 पे इसका कंसंट्रेशन C है, इन दोनों का 0,0 है। एट इक्विलिब्रियम अगर एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें यह बताता है कि हमारा सॉल्यूट का कितना मोल डिसोसिएट हुआ, मींस इट रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स। डिसोसिएटेड मोल्स के फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है इस तरह से अल्फा = डिसोसिएटेड नंबर ऑफ मोल्स बाय एक्चुअल मोल्स टेकन। मिसाल के तौर पे मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ऐसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यू शुड नो बिकॉज यू हैव स्टडीड इट इन अर्लियर चैप्टर्स, आई थिंक इन 11-2 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूं आपको। डिग्री जैसे मान लो एसिटिक एसिड का आपने 10 मोल लिया वाटर में और उसका 3 मोल डिसोसिएट हो गया, तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो 10 मोल आपने लिया, 3 मोल डिसोसिएट हो गया, तो मोल कितना डिसोसिएट हुआ 3। आपने एक्चुअल में कितना लिया है 10, तो अल्फा विल बी इक्वल टू 3/10। इसका यही मीनिंग हुआ। जिस तरह से आप परसेंटेज में बात करते हो ना, परसेंटेज में क्या होता है कि 100 में डिफाइंड होता है। अगर बोला जाए कि किसी का अल्फा है 10%, इसका मीनिंग हुआ 100 मोल लोगे तो उसका 10 मोल डिसोसिएट होगा। उसी तरह से अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन करते थे यूनिट में डिफाइन करते हैं, हालांकि अल्फा परसेंटेज के टर्म्स में भी रहता है, परसेंटेज के टर्म्स से निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे नॉर्मली अल्फा परसेंटेज में गिवन रहता है, लिखा रहता है 30%, 40%, 50%। तो 40% डिसोसिएट होने का मीनिंग हुआ जितना मोल आप एसिटिक एसिड का लिए हो या जितना मोल आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिए हो उसका 40% मोल डिसोसिएट हो जाएगा। तो अल्फा का यही फॉर्मूला है, डिसोसिएटेड नंबर ऑफ मोल्स बाई एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। अब आते हैं इधर, अगर अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसिटिक एसिड का, इट मींस 1 मोल का अल्फा पार्ट डिसोसिएट होगा। एसिटिक एसिड का 1 मोल का अल्फा पार्ट डिसोसिएट होगा तो C मोल का कितना डिसोसिएट होगा C अल्फा डिसोसिएट हो गया तो बचा कितना C - C अल्फा। इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग एसिटिक एसिड का 1 मोल डिसोसिएट होकर के एसीटेट आयन का 1 मोल प्रोड्यूस करेगा और H+ का भी 1 मोल प्रोड्यूस करेगा। तो जितना इसका मोल डिसोसिएट हो रहा है उतना ही इन दोनों का फॉर्म होगा, तो C अल्फा हो गया। अब हमें निकालना है वेंटा फैक्टर एसिटिक एसिड का। तो वेंटा फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑब्जर्व बाय नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट नॉर्मल, मींस जितना ऑब्जर्व किए हो और जो एक्चुअल उसका रेशियो। तो अभी ऑब्जर्व कितना किए हो
अभी सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड का मोल इतना है, एसिटेटाइन का इतना है, H प्लस का इतना है, और आपका सॉल्यूशन इन तीनों को ट्रीट करेगा सॉलिड जैसा, एसिटिक एसिड को भी, एसिटेटाइन को भी और H प्लस को भी। तो तीनों को ऐड कर दो, C माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा, और एक्चुअल में कितना मोल लिए हो, C, नीचे C है, C माइनस अल्फा कैंसिल हो गया तो I आ गया 1 प्लस अल्फा। बट इस फॉर्मूला को 1 प्लस अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, I इजिकल टू 1 प्लस 2 माइनस 1 अल्फा, पक्का लिख सकता हूं। अब इसको लिखने से क्या फायदा हुआ, तो इसको लिखने से फायदा हुआ कि इससे मैं जनरल फॉर्मूला डिराइव करूंगा। यहां पे आप देखो, एसिटिक एसिड का 1 मोल कितना मोल आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो 2 मोल। एसिटिक एसिड का 1 मोल 2 मोल्स आयन प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए यहां पे 2 माइनस 1 अल्फा है। अगर ऐसा वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया का हर वीक इलेक्ट्रोलाइट 2 ही आयन प्रोड्यूस करेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट भी मोर देन 2 आयन्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर तुम्हारा एसिटिक एसिड का, अगर तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट मोर देन 2 आयन्स अगर प्रोड्यूस करेगा, तो उस केस में मैं जनरल फॉर्मूला आपको दे रहा हूं, I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। हियर n, वेयर n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल सॉल्यूट। सॉल्यूट का 1 मोल जितना मोल्स आयन प्रोड्यूस करेगा वही आपका n है। तो एसिटिक एसिड केस में n का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 हो गया। अगर मान लो 3 आयंस प्रोड्यूस करे, 3 माइनस 1 होगा, 4 प्रोड्यूस करे 4 माइनस 1। जनरल फॉर्मूला हो गया n माइनस 1। तो ये I का फॉर्मूला हुआ, I इज इक्वल टू वीक इलेक्ट्रोलाइट का जनरल फॉर्मूला हो गया I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। अब ये तो मैं आपको बता दिया लेकिन थोड़ा n भी मैं दिखा दूं, डिफरेंट टाइप का। जिस तरह से हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को रिप्रेजेंट किए थे AB से AB, उस तरह से वीक को भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिंबल एक ही जैसा दिखेगा, आप कंफ्यूज ना होना, बट कंपाउंड अलग अलग है। जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर आपका AB टाइप का है, AB, तो कितना आयंस प्रोड्यूस करेगा, 2। वीक इलेक्ट्रोलाइट नंबर ऑफ आयंस मीन्स n। AB टाइप का तो ये ब्रेक कैसे होगा, A प्लस B माइनस, तो कितना आयन प्रोड्यूस, इसका 1 मोल, कितना मोल आयन प्रोड्यूस करेगा, 2। जो एसिटिक एसिड का है, एसिटिक एसिड AB टाइप का है। लेकिन अगर A2B टाइप का है, कितना आयन प्रोड्यूस करेगा, 3। A2B3 टाइप का है, कितना आयन प्रोड्यूस करेगा जी, 5। A का 2, और B का 3, टोटल कितना हो गया, 5। तो इस तरह से आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलिकुलर फॉर्मूला को देख करके आप डिसाइड कर लोगे कि उसका n फैक्टर क्या होगा, और ये n पता कर लोगे और फिर उस n को पुट करके आप I निकाल सकते हो। तो इस तरह से किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर आपको पता हो जाए, उसका फॉर्मूला पता हो, जैसे एसिटिक एसिड है, जितने भी वीक एसिड्स हैं वो सभी वीक एसिड्स तो आपका डिसोसिएट होकर एक ही H प्लस प्रोड्यूस करेगा। तो सबके केस में जितने भी वीक एसिड्स, एसिटिक एसिड हो, फॉर्मिक एसिड हो या प्रोपानोइक एसिड हो, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, वो ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में n का वैल्यू 2 होगा। बट ये कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया के ऑल वीक इलेक्ट्रोलाइट में n 2 ही होगा। इस केस में, एसिड केस में n 2 हो रहा है, दूसरे केस में n का वैल्यू 2, 3 हो, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, और उसको आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे। और जब n कैलकुलेट कर लोगे तो n का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, अल्फा का वैल्यू गिवन रहेगा और आप I निकाल सकते हो। अब तक मैं आपको यह बता दिया हूँ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का वेंटा फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला भी ड्राइव कर दिया। बट अब मैं थोड़ा स्पेशलाइज्ड हो रहा हूँ। नॉर्मली जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आता हो, एकेडमिक में हो या जेईई मेन हो, नीट हो, उसमें एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड जैसा ही वीक इलेक्ट्रोलाइट रहता है, जो डिसोसिएट होकर 2 आयंस प्रोड्यूस करता है, मीन्स n का वैल्यू 2 होता है। तो इस तरह एक मान लो एसिटिक एसिड ही दे दिया, क्वेश्चन में बोला कि 10 ग्राम एसिटिक एसिड इज गिवन, 10 ग्राम एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन
1 लीटर एंड 2 लीटर वाटर और इस तरह सोल्यूशन है, और फिर उस सोल्यूशन का आपसे क्वेश्चन उस पर पूछेगा वेंटा फैक्टर निकालने के लिए, तो कैसे क्या करोगे। हालांकि ओनली वेंटा फैक्टर क्वेश्चन में नहीं आता है, क्वेश्चन में आपको ऑस्मोटिक प्रेशर या कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगा निकालना, लेकिन उस सब में वेंटा फैक्टर की जरूरत पड़ेगा। तो वेंटा फैक्टर कैसे निकालेंगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एसिटिक एसिड का स्पेशली। तो इसका तो I = 1 + अल्फा हो गया, क्योंकि यहाँ पे N2 है तो 1 + अल्फा I हो गया। बट अल्फा कई बार नहीं दिया रहता है, अगर डायरेक्टली अल्फा गिवन है तो डजंट मैटर, अल्फा मान लो 30% 40% दिया हुआ है, आप I डायरेक्ट निकाल लोगे। बट कई सारे क्वेश्चन ऐसे जहां पे अल्फा नहीं दिया रहता। हाँ, एक और बात कि आप वीक इलेक्ट्रोलाइट को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का आइडेंटिफिकेशन यह है कि अल्फा गिवन रहेगा, अल्फा गिवन रहेगा, अल्फा बोलेगा 30% एक एसिड है, इसका अल्फा 30% 40% है, आप समझ जाओगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा 100% होता है। हमारा एजम्पशंस है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग एसिड्स 100% डिसोसिएट होता है अपने एक्वस सॉल्यूशन में। तो अगर अल्फा गिवन है वीक इलेक्ट्रोलाइट का तब तो I डायरेक्ट निकाल लोगे, बट अल्फा गिवन नहीं होता कैसे निकालोगे। तो क्या क्या दे सकता है अल्फा के जगह पे, तो कई बार एग्जाम्स में K गिवन रहता है, K इज गिवन मींस K इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट दे देगा और फिर आपसे बोलेगा I निकालो, अल्फा नहीं देगा। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की हेल्प से अल्फा कैसे निकालेंगे, तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं K = C∝²। हालांकि ये फॉर्मूला आता है यहाँ से, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होकर के जब अपने डिसोसिएट फॉर्म एंड अनडिसोसिएट फॉर्म के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम फॉर्म करता है, तो ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन यह है, K = कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में दोनों है तो C∝ होगा, और एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन C - C∝। इसको सॉल्व करोगे तो C∝² अल्फा आता है, याद होगा आप सबको। यहाँ पे अल्फा को अगर माने कि 1 से बहुत बहुत छोटा है तो 1 - अल्फा की जगह पे 1 लिख सकते हो, और K = C∝²। अब इसी K को हम लोग इसी इक्वेशन को यहाँ पे यूज करेंगे, K = C∝², तो अल्फा = √K/C। C कंसंट्रेशन है, जो मोलारिटी कुछ भी हो सकता है, हालांकि C जनरली मोलारिटी ही होता है, बट अगर आप एक क्वेश्चन में मोलारिटी अगर नहीं है, मोलालिटी है, यू कैन यूज मोलालिटी इन प्लेस ऑफ C, उसको भी यूज कर सकते हो आप। अल्फा निकाल लोगे फिर आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन में क्या करता है कि सॉल्यूशन का pH दे देगा, अब उस pH की हेल्प से आपको निकालना रहेगा। तो pH का फॉर्मूला जानते हो, pH नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन H प्लस, pH H+ के कंसंट्रेशन के में आप pH के टर्म्स में H+ के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, और कंसंट्रेशन ऑफ H+ इक्वल हो जाएगा 10⁻⁻ pH। तो अगर मान लो pH 2 है तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना हो जाएगा 10⁻²। अब इस H+ के कंसंट्रेशन को यहां से कंपेयर करो, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इक्वल C∝। अब C∝ के इक्वल कर दो, C पता है अल्फा निकल जाएगा, फिर अल्फा निकल जाएगा तो I निकाल लोगे। तो इस तरह से आप कर सकते हो। कई बार pOH दे देगा, तो आपको पता है किसी सॉल्यूशन का pOH + pH = 14 होता है, तो pOH के हेल्प से pH निकाल लो, pH = 14 - pOH, और फिर pH का यूज इस तरह से करके आप अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीका से मैं आपको बताया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर है और एसिटिक एसिड या इस तरह का कोई एसिड है, तो एसिड के केस में डिफरेंट डेटा के हेल्प से आप I कैसे कैलकुलेट करोगे। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वेंटा फैक्टर ऑफ एसोसिएटिव सॉल्यूट। जब किसी सॉल्यूट का एसोसिएशन अगर होता है सॉल्यूशन में, तो उसका वेंटा फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो जी, पहले मैं बता दूं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। जिस तरह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, उसी तरह से डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी होता है। इसका अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा है, इसका मीनिंग हुआ कि 1 मोल का अल्फा पार्ट एसोसिएट हो गया है। तो यहाँ भी अल्फा = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एसोसिएटेड बाय एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन। जैसे मान लो आप बेंजीन में आपने 10 मोल एसिटिक एसिड को डाला है, उसका 4 मोल एसोसिएट हो गया है, तो उसका अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होगा, तो 4/10।
जो मोल एसोसिएट हुआ उसको ऊपर रखना है, जितना मोल आप लिए उसे डिवाइड करना है, जो आएगा वही डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगा। चलिए अब यहां देखते हैं, एन मोल ए लिया हुआ है, जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन बता रहा है कि एन ए का एन मोल आपस में एसोसिएट होकर के 1 मोल बन गया। एन एक कंपाउंड अलग कंपाउंड हो गया, एन 1 मोल हो गया। तो एट टी इज इक्वल टू 0, इसका कंसेंट्रेशन मैं सी ले रहा हूं, इसका कंसेंट्रेशन 0 होगा क्योंकि जिस समय आप रिएक्शन स्टार्ट करते हो उस समय प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन 0 रहता है। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ये भी एसोसिएटिव सॉलिड्स भी अपने एसोसिएटेड फॉर्म एंड अनएसोसिएटेड फॉर्म के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम फॉर्म करता है। अगर इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा है, इसका मीनिंग हुआ कि इसके 1 मोल का अल्फा पार्ट एसोसिएट हो गया। अगर 1 मोल का अल्फा पार्ट एसोसिएट हुआ तो सी मोल का कितना पार्ट एसोसिएट होगा? सी अल्फा। अगर सी अल्फा एसोसिएट हो गया तो बचा कितना? सी माइनस सी अल्फा। सी माइनस सी अल्फा बचा, एसोसिएट हुआ सी अल्फा। बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट का 1 मोल एन मोल प्रोडक्ट का 1 मोल बन रहा है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन बता रहा है कि रिएक्टेंट का एन मोल आपस में एसोसिएट होकर के प्रोडक्ट का 1 प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर एन 1 प्रोड्यूस कर रहा है तो 1 कितना प्रोड्यूस करेगा? तो 1 बाई एन। या डायरेक्टली यहां देखो, सी अल्फा मीन्स एन प्रोड्यूस कर रहा है 1, तो सी अल्फा कितना प्रोड्यूस करेगा? सी अल्फा बाई एन। यही समझना है आपको। इसको कैसे यहां पे देख लो, एन मोल सॉल्यूट का प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल प्रोडक्ट का, तो 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा? 1 बाई एन। तो सी अल्फा रिएक्टेंट का कितना प्रोड्यूस करेगा? तो 1 बाई एन इंटू सी अल्फा, तो क्या हो गया? सी अल्फा बाई एन। इसी चीज को मैं कर दिया यहां पे। अब आप आगे देखो, वेंटर फैक्टर आई निकालना है। वेंटर फैक्टर आई निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन। एसोसिएशन के बाद मोल कितना हो गया? तो C माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा बाई एन। एसोसिएशन के बाद इतना मोल हो गया, बाई नंबर ऑफ मोल्स टेकन कितना लिए है? सी। इसको आगे बढ़ाते हैं, I इज इक्वल टू सी कैंसल हो गया, 1 माइनस अल्फा प्लस 1 अल्फा बाई एन। इसके लिए भी हम लोग जनरल फॉर्मूला कर देंगे। अब 1 प्लस अल्फा को कॉमन ले लिया तो 1 बाई एन माइनस 1 हो गया। नाउ दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर एसोसिएटिव सॉल्यूट। एसोसिएटिव सॉल्यूट के वेंटर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला हो गया, I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू 1 बाई एन माइनस 1। Here all symbols have usual meaning, I वेंटर फैक्टर, अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और n हुआ, n उस मोलिक्यूल्स के नंबर को रिप्रेजेंट करता है जो आपस में एसोसिएट होकर के 1 में कन्वर्ट हो जाता है। मींस n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रिएक्टेड नंबर ऑफ सॉल्यूट्स व्हिच आर एसोसिएटेड टू फॉर्म 1 मोल प्रोडक्ट। मींस जितने मोलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है n। अगर आपके सॉल्यूशन में डाइमराइजेशन हो रहा है, मींस डाइमर फॉर्म हो रहा है, डाइमर का मर का मतलब यूनिट, डाई का मींस 2, मींस 2 यूनिट आपस में एसोसिएट होकर 1 बन रहा है तो बोलेंगे डाइमर। तो फॉर डाइमराइजेशन n इक्वल टू 2, डाइमराइजेशन के n इक्वल टू 2 हो जाएगा। अगर कहीं डाइमराइजेशन हो रहा है तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा क्योंकि 2 मोलिक्यूल मिलके 1 बन रहा है। अगर ट्राइमराइजेशन हो रहा है तो n का वैल्यू 3 होगा, टेट्रामेराइजेशन हो रहा है तो n का वैल्यू 4 होगा। और इस तरह से आप जिस तरह का सॉल्यूट होगा उस तरह का आप n समझ जाओगे और उसके अकॉर्डिंग आप I कैलकुलेट कर लोगे। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जब आएगा वेंटर फैक्टर निकालने के लिए तो आप इस तरह से निकालना है। आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ वेंटर फैक्टर, expression of all qualitative properties are changed. Now
These are actual form of colligative properties. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो एक्चुअल फॉर्म है ये करेक्ट है, क्योंकि वेंटा फैक्टर को मेंशन करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सॉल्यूट्स का मोल अगर सॉल्यूशन के अंदर जाकर चेंज हो जाता है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बदल जाएगा, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगा तो फिर ये जो एक्सप्रेशन है अगर उसको चेंज नहीं करोगे तो रॉन्ग आंसर आएगा। इसलिए अब ए राइट मैथमेटिकल फॉर्मूला है, रिलेटिव लोअरिंग ए वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी वे, पी नॉट इज इक्वल टू आई एक्स सॉल्यूट, elevation boiling point is equal to delta T is equal to I kbm, depression freezing point is equal to I kfm, and osmotic pressure is equal to I crt। I का इंट्रोडक्शन जरूरी था। अब कहीं भी हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे एक्सप्रेशन का तो I के साथ करेंगे, क्योंकि I के बिना स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में थोड़ा और बताऊं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उसको डिस्कस करने में जा रहा हूं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस उस टू सॉल्यूशंस को बोलते हैं जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम टेम्परेचर पे सेम हो। मींस आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट सेम टेम्परेचर। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितने सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, ऑल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड आइसोटोनिक ऑफ ईच अदर, या ऑल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। एज फॉर एग्जांपल देखिए इसको, टू सॉल्यूशंस है, मैं सॉल्यूशन फर्स्ट सॉल्यूशन सेकंड लिया हूं। सॉल्यूशन फर्स्ट का कंसंट्रेशन C1 है, वेंटा फैक्टर I1 है, ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है। सॉल्यूशन सेकंड का कंसंट्रेशन C2 है, वेंटा फैक्टर I2 है, ऑस्मोटिक प्रेशर π2 है। दोनों को सेम टेम्परेचर पर रखा गया है, तो π1 इज इक्वल टू I1C1 RT, π2 इज इक्वल टू I2C2 RT। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर को इक्वल कर देंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट सेम टेम्परेचर, सो π1 इज इक्वल टू π2, I1C1 RT इज इक्वल टू I2C2 RT, RT RT कैंसिल हो गया, I1C1 इज इक्वल टू I2C2 बचा, I1C1 इज इक्वल टू I2C2 हो गया। मीन्स दिस इज कंडीशन फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसको मैं लिख सकता हूँ IC, जिस तरह से किसी गैस होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो इसको क्या लिखते हो, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। उस तरह से I1C1 इज इक्वल टू I2C2 इज इक्वल टू मैं लिख दिया IC इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मीन्स जितने सॉल्यूशन का IC सेम होगा, मीन्स वेंटा फैक्टर एंड कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जितने सॉल्यूशन का सेम होगा वो सभी सॉल्यूशन एक दूसरे का क्या होगा, आइसोटोनिक होगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस आइसोटोनिक सॉल्यूशन विथ फ्लूइड इनसाइड ब्लड सेल्स। आइसोटोनिक विथ फ्लूइड इनसाइड ब्लड सेल्स मीन्स हम ह्यूमन ब्लड के अंदर जो सेल्स है, उस ह्यूमन ब्लड सेल्स के अंदर जो फ्लूइड है, जो लिक्विड होता है, उस लिक्विड के आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा। क्योंकि मैं आप सबको बात पढ़ा चुका हूं कि अगर टू डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सॉल्यूशन को SPF से सेपरेट करोगे तो ऑस्मोसिस डेफिनेटली होगा, मीन्स सॉल्वेंट का फ्लो पक्का होगा, या तो इनसाइड होगा बट आउटसाइड होगा, मीन्स दोनों में से किसी न किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का फ्लो होगा। टू सॉल्यूशंस के बीच में सॉल्वेंट का फ्लो तभी नहीं होगा जब दोनों ही सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, मीन्स जब बोथ सॉल्यूशन आइसोटोनिक हो। तो अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ इंजेक्ट करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लिक्विड्स है, मीन्स जो ब्लड सेल्स के अंदर लिक्विड है, जो फ्लूइड है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल ही ऑस्मोटिक प्रेशर वाला सॉल्यूशन इंजेक्ट किया जाए। खैर, मैं सबसे पहले बता दूं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्वल होता है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, जो सॉल्यूशन है, उसके ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है स्लाइन का, जिस स्लाइन को हम लोग कंप्लीट बोलते हैं नॉर्मल स्लाइन सॉल्यूशन। इस स्लाइन क्या होता है? स्लाइन इज 0.9% मास बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। 0.9% मास बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड स्लाइन। मास बाय वॉल्यूम का मीनिंग क्या हुआ? मीन्स सॉल्यूट का मास सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है। मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ कि मीन्स स्लाइन में 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड रहता है,
100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, इस कंसंट्रेशन का मीनिंग यही हुआ। इस सॉल्यूशन को सलाइन बोलते हैं और ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसके साथ आइसोटोनिक होता है। अब तुम सब अक्सर सलाइन से आपका वास्ता पड़ा होगा, जब भी किसी आदमी के अंदर वीकनेस हो जाता है या बहुत डिसेंट्री होने से बहुत सारा उसके बॉडी के अंदर का वाटर बाहर निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसमें इंस्टेंट वाटर का जरूरत पड़ता है और साथ में इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत पड़ता है उसके। और अगर ओरली वो लेने में सक्षम नहीं है तो उस केस में हम लोग उस बॉडी के अंदर, आदमी के अंदर, उसके ह्यूमन बॉडी के अंदर हम लोग एनर्जी के लिए इंजेक्ट करते हैं फ्लूइड। उसमें मेडिसिन भी रहता है, विटामिन भी रहता है। तो जो फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं वो स्लाइड ही होता है, क्योंकि स्लाइन का ऑस्मोटिक प्रेशर ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, जो ब्लड सेल्स के अंदर फ्लूइड है, उसके ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होने से आइसोटोनिक होता है और आइसोटोनिक होने से यह होता है कि जब आप स्लाइन को इंजेक्ट करोगे तो कोई अदरवाइज एक्टिविटी नहीं होगा। इस बॉडी के अंदर कोई भी मीन्स ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उससे भी सॉल्वेंट बाहर नहीं आएगा या बाहर का जो सॉल्वेंट है वो उसके अंदर नहीं जाएगा। तो इस तरह से हम लोग स्लाइन को ही चढ़ा सकते हैं। स्लाइन ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने के लिए सेफ है। लेकिन अब अगर किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर स्लाइन से अगर कम है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक, इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर लेस देन स्लाइन। या ऐसे भी कहीं पे अगर बोलेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का कम है तो बोल सकते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। बट नॉर्मल हाइपोटोनिक का इस्तेमाल होता है स्लाइन के रिस्पेक्ट में। इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज लेस देन स्लाइन देन सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक, एंड इफ osmotic pressure of solution is more than saline then solution is called hypertonic solution। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वह हुआ जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सलाइन से ज़्यादा होगा और हाइपोटोनिक वह हुआ जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सलाइन से कम होगा। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि अगर आप हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दो देन व्हाट विल हैपन, उस केस में क्या होगा। जब भी हम ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसे सॉल्यूशन को इंजेक्ट करेंगे जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, जो ब्लड सेल्स के अंदर जो फ्लूइड है उसके ऑस्मोटिक प्रेशर से डिफर कर रहेगा, तो उस केस में ऑस्मोसिस फिनोमेना डेफिनेटली होगा। क्योंकि ह्यूमन बॉडी में स्किन के बाद जो भी स्ट्रक्चर है वो सब के सब एक मेम्ब्रेन है। स्किन को आउटर स्किन के बाद वाला जो पार्ट है वो सब मेम्ब्रेन है, मीन्स और सब के सब एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब उस केस में होता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर आप कोई ऐसे लिक्विड को इंजेक्ट करते हो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सलाइन से कम है, देन व्हाट विल हैपन, मीन्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का इंजेक्शन करते हो तो क्या होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को इंजेक्ट करते हो बॉडी के अंदर तो होगा कि जो सॉल्यूशन जा रहा है उसमें उसका जो सॉल्यूशन जा रहा है उसका कंसंट्रेशन कम है, मीन्स उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है। अब एसपीएम दोनों के बीच में है, ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस आ गया तो सॉल्वेंट का मोशन शुरू हो जाएगा। तो जो सॉल्यूशन आप डाल रहे हो उस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट डायरेक्टली बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स का जो फ्लूइड है उस ब्लड सेल्स के अंदर इंटर करना शुरू कर देगा। जब ब्लड सेल्स के अंदर सॉल्वेंट डायरेक्टली इंटर होना शुरू हो जाएगा तो आपके ब्लड सेल्स जो है वो स्वेलअप हो जाएंगे। स्वेलअप होकर के मीन्स फूलना शुरू हो जाएंगे और ब्रस्ट कर सकता है। अगर ब्लड सेल्स ब्रस्ट हो गया तो सारे वेंस फट जाएंगे और उस केस में आदमी का डेथ हो सकता है, फैटल हो सकता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंडोऑस्मोसिस और हेमोलाइसिस। इसको हम लोग इंडोऑस्मोसिस बोलते हैं और हेमोलाइसिस बोलते हैं। इंडो क्यों जी? क्योंकि बाहर का सॉल्वेंट अंदर जा रहा है, इसको हम बोलते हैं इंडोऑस्मोसिस, अंदर की तरफ ऑस्मोसिस हो रहा है। जो आपने सॉल्यूशन, बाहर का सॉल्यूशन बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हो उस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट आपके ब्लड सेल्स के अंदर इंटर कर गया, जिसकी वजह से ब्लड सेल्स स्वेलअप होगा पहले, और ज्यादा अगर सॉल्वेंट इंटर करेगा तो ब्रस्ट कर सकता है और वह फेटल होगा और आप एक तरह से लेथल होगा ह्यूमन बॉडी के लिए, मीन्स डेथ हो सकता है। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इंडोऑस्मोसिस और होमोलाइसिस। तो होमोलाइसिस क्या है? होमोलाइसिस और इंडोऑस्मोसिस उस फिनोमेना को बोलते हैं
जब ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करते हैं जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उससे कम रहता है, मीन्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के इंजेक्शन से हेमोलाइसिस होगा और इंडोऑस्मोसिस होगा। दूसरा, अब अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को इंजेक्ट करते हो, मीन्स ऐसे सॉल्यूशन को इंजेक्ट करते हो ह्यूमन बॉडी में जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सलाइन से ज़्यादा है, मीन्स ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उससे ज़्यादा है, देन व्हाट विल हैपन, तो इस केस में जस्ट उसका रिवर्स होगा। इस बार जो आप इंजेक्ट कर रहे हो लिक्विड, उसका कंसंट्रेशन, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उससे कम है, उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। तो इस बार फिनोमेना उल्टा हो जाएगा और एक्सोऑस्मोसिस होगा, मीन्स इस बार बाहर जो सॉल्यूशन आप इंजेक्ट कर रहे हो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लिक्विड है, जो सॉल्यूशन है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। तो जिधर ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उस साइड से सॉल्वेंट, जिधर ज़्यादा रहता है उधर मूव करता है। तो अंदर का ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फ्लूइड ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर का फ्लूइड बाहर आना शुरू हो जाएगा और ऐसा होने से अंदर का सॉल्वेंट बाहर आ रहा है। सो प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस, बाहर की तरफ ऑस्मोसिस हो रहा है। लेकिन इस प्रोसेस का इफेक्ट यह होगा कि हमारे ब्लड सेल्स जो हैं वो श्रिंक कर जाएंगे और उनके श्रिंक करने के इफेक्ट को क्रिनेशन बोलते हैं और उस केस में भी बहुत पेन होता है और डेथ हो सकता है उस केस में भी। मीन्स दोनों ही फैटल है ह्यूमन बॉडी में, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। कोई भी सोल्यूशन को इंजेक्ट करना सेफ नहीं है, ओनली सलाइन को इंजेक्ट करना सेफ है। अब ये सारे फिनोमेना का स्टडी करने वाले का नाम है एबे नोलेट नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑस्मोसिस का स्टडी किया। एब नोलेट नाम जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेडिकल एग्जाम्स में अक्सर आते रहता है कि ऑस्मोसिस फिनोमेना को किस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया और इसके बारे में सबसे पहला आइडिया दिया। तो एब नोलेट ही ने बताया कि ऑस्मोसिस एक फिनोमेना प्रोसेस होता है।